राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए सभी दोस्त, जुड़ जाते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अवगत हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के भौतिक परिचय के संबंध में चर्चा कर लिया था इससे पहले, और उससे पहले उत्तर प्रदेश का जो परिचय था उसको देखा था। अब हम लोग इससे आगे जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कि नदियों के मिप के संबंध में हमने चर्चा कर लिया था। अब नदियों की विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सभी दोस्त जुड़ जाइएगा, सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि सभी लोग जुड़ जाएं। क्लास स्टार्ट हो गई है। रोहितास कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रोहितास जी। गीता राजपूत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गीता जी। जय हिंद गुरु जी। सिंघम, सिंघम जी जय हिंद। कुशवाहा किंग, गुड इवनिंग सर जी। राधा रानी, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सभी को, ठीक है। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइएगा सभी लोग, क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक, देखिएगा क्लास हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन लेते हैं, या एक पंक्ति है हरवंश राय बच्चन की, क्योंकि नदियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं तो नदियों के संबंध में ही है। तो पंक्ति प्रारंभ करके क्या करते हैं, हम आगे नदियों के बारे में पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तब तक सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे और क्लास को हम रन करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो सुनिएगा पंक्ति को। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर कोई इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, फिर कोई इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं है, हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तो सभी दोस्त नदियाँ ही टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, नदियों के संबंध में ये पंक्ति है। और देखा जाए तो हमारी अपने जो जीवन के संबंध में भी है। तो हम क्या है, अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं, और हमारी जो भी यह स्थिति है अभी वर्तमान में, यह स्थिति हम क्या कर लेंगे, अपना मेहनत करके सही कर लेंगे, और एक हमारा जो मुकाम है हम उसे प्राप्त कर लेंगे। तो सभी दोस्त आइए और जुड़ करके क्या करते हैं, आगाज़ करते हैं आज की क्लास का, आज के सेशन का, ठीक। आज का सेशन जो है वो प्रैक्टिकली कम होगा दोस्तों, लेकिन ये फैक्चुअली डाटा ज़्यादा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आपको पहले ही बता दिया था पूरा सब कुछ आपको विद मैप के द्वारा। आज केवल हम लोग है ना नदियों की विशेषताओं के संबंध में ही चर्चा करेंगे। तो यदि कोई डाउट रहता है तो बताइएगा, ठीक है। ठीक ठीक, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाइएगा सभी लोग। ठीक, देखो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, हमने आपसे ये बोला था कि ऑफलाइन क्लास हो जाए उसके बाद में कमेंट करने आना है सभी विद्यार्थियों को, लेकिन कोई विद्यार्थी ऑफलाइन कमेंट करने नहीं आया, और ऑनलाइन में तो रहते सभी लोग। तो जब भी क्लास ऑफ हो जाती है उसके बाद भी आपको क्या है, क्लास में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों को ऑफलाइन कमेंट में देना होता है। तो सभी विद्यार्थी एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना, कि आपको ऑफलाइन कमेंट भी करना है अगर कोई प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं तो। यदि आप कंटिन्यू क्लास लिए हुए हैं तो वो क्लास में कहीं ना कहीं बीच में कोई प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको ऑफलाइन में भी देने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप करिएगा। देखो मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, नदियों के मैप के संबंध में चर्चा कर दिए थे आपके सामने। तो आप एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ हैं, उद्गम या स्रोत के आधार पर हम लोगों ने इसे 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थी, और मध्यवर्ती मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ थी, और साथ ही दक्षिण के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ थी। तो 3 भागों में हमने बांटा था। इनमें से देखो क्रमानुसार ये नदियों के नाम दिए गए हैं, यानी यमुना नदी, हिंडन नदी, गंगा नदी, रामगंगा नदी, शारदा, घाघरा, राप्ती और गंडक। ये सभी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कह देंगे, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कह देंगे। जबकि मध्यवर्ती मैदानी भाग अर्थात तराई क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो गोमती नदी है, वरुणा नदी है और सई नदी है। तो ये 3 नदियाँ आपको मध्यवर्ती के हिसाब से ध्यान रखनी है। इसके साथ ही दोस्तों देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ या दक्षिण के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हम देखें तो ये इतनी सारी जो नदियाँ कौन सी हैं, दक्षिण के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ थी, जिसमें चंबल नदी थी, सिंध नदी थी, बेतवा नदी थी, कैन नदी थी, टॉन्स नदी थी, सोन नदी थी और रेहंद नदी थी। तो ये सभी नदियाँ कैसी हैं दोस्तों, ये सब
दक्षिण के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ थी। हमने पिछले क्लास में इन्हीं सभी के बारे में डिटेल में चर्चा किया था, मतलब केवल मैप के संबंध में। तो मैंने आपको 2-3 बार मैप बनवाया था, आप ये मैप में देख सकते हो। इसमें जो मेन नदी है वो क्या है, गंगा नदी है। ठीक है, मैं ब्लैंक मैप ले रहा हूँ। यहाँ पर एक ब्लैंक मैप बनाया था हम लोगों ने, ये वाला मैप में समझाया था नंबरिंग के हिसाब से, तो आप इसी को देख लीजिएगा जो नंबरिंग दिया है। जो ये वाली नदी थी इसका नाम क्या था, जो मेन नदी रेड से दिख रही है, गंगा नदी थी। और ये इसके बाद में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी थी, तो यमुना नदी थी। इसके बाद में हमने क्रमानुसार देखा था दोस्तों, ऊपर से जो नदियाँ निकल मतलब गंगा से मिल रही थी या यमुना से मिल रही थी, तो 2 नंबर पर हिंडन नदी थी, और इधर देखो ये कौन सी थी, गंगा हो गई। यानी 1 नंबर पर यमुना है, 2 पर क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 2 पर हिंडन है, 3 पर गंगा है, 4 नंबर पर क्या थी, रामगंगा है, 5 पर क्या थी, गोमती नदी थी, 6 पर घाघरा थी, मतलब 6 पर हम शारदा कह सकते हैं, जो शारदा की सहायक नदी, मतलब शारदा सहायक है किसकी, घाघरा की, या सरयू कह सकते हैं हम इसको ही। तो 7 नंबर पर क्या थी, घाघरा हो जाएगी, 6 पर शारदा, 7 पर घाघरा, 8 पर क्या थी दोस्तों, राप्ती नदी थी, और 9 पर कौन सी नदी थी, गंडक नदी थी। तो गंडक के बारे में हम क्या डिटेल में चर्चा कर रही हैं विशेषताओं के संबंध में। 10 नंबर पर चंबल नदी थी, 11 पर कौन सी नदी थी दोस्तों, तो सिंध नदी थी, और 12 पर कौन सी थी, बेतवा नदी थी, और 13 पर कौन सी नदी हो जाएगी, तो कैन नदी है, और 14 पर टॉन्स नदी थी, 15 पर सोन नदी थी, और 16 पे कौन सी थी, रेहंद नदी थी। तो इन नदियों के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे इसी इन्हीं नदियों के संबंध में जो विशेषता हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने ये बना दिया था, ब्लैंक में आपके सामने है, ये हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहीं से हम एक नई स्लाइड ले रहे हैं यहाँ से। ठीक, अब दिखाते चले जाया करेंगे आपको साथ साथ में, ये हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो गंगा नदी के संबंध में रहेगा। तो गंगा नदी के बारे में सबसे पहले हम विशेषता देखेंगे, उसके बाद जो अन्य नदियाँ उनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, गंगा को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा शुरुआत में, उसके बाद फिर अन्य जो नदियाँ उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा इतना। तो ये जो हमारी नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम क्या है, तो गंगा नदी है। क्या नाम हो जाएगा, गंगा नदी। इस नदी का नाम क्या है, गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम गंगा बना दे रहे हैं, ये गंगा है। तो गंगा के बारे में जो भी डिटेल है दोस्तों, इसको आप थोड़ा समझिएगा गंगा के बारे में। तो समझो, गंगा को हम शुरुआत में ही थोड़ा चीज़ समझते हैं, वो तो हमने पहले ही दिखा दिया है आपको। यानी गंगा नदी जब निकलती है उत्तराखंड से, तो कई सारे है ना नामों से वो जानी जाती है। गंगा के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, आप देखा होगा, तो वो सभी गंगा के पर्यायवाची के अंतर्गत रहते हैं। तो कौन कौन से हैं, उन चीज़ों को हम क्या है समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा, तो हम लोग देखते हैं गंगा नदी जब उत्तराखंड से निकलेगी, तो गंगा नदी 2 धाराओं में शुरुआत में निकलेगी। ठीक है, मैं दोनों धाराएं बना ले रहा हूँ, ये 2 धाराएं हैं। शुरुआत में कितनी धाराओं से निकलेगी दोस्तों, 2 धाराओं से। ठीक, इन दोनों को मिला दे रहा हूँ यहाँ पर, ये 2 धाराएं हैं। गंगा नदी जो निकलेगी शुरुआत में, वो कितनी धाराओं से निकलेगी, 2 धाराओं से। अब इन दोनों धाराओं को आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। देखो समझो, एक धारा का नाम है दोस्तों भागीरथी। क्या नाम है, भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, और एक धारा का नाम क्या हो जाएगा, अलकनंदा। एक धारा का नाम क्या है, अलकनंदा। एक धारा दोस्तों क्या हो जाएगी, अलकनंदा नदी हो जाएगी, और एक हो जाएगी भागीरथी। तो अलकनंदा भागीरथी 2 धाराओं के रूप में क्या है, गंगा जो है शुरुआत में है ना उद्गमित होती है। ये तो भागीरथी जो नदी है, इसका जो उद्गम बिंदु है दोस्तों, वो है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर, ध्यान रखना है। गंगोत्री से क्या है, भागीरथी नदी का उद्गम हुआ है। जबकि दोस्तों बात किया जाए, अलकनंदा नदी जो है वो सतोपथ मतलब ग्लेशियर से निकली है। सतोपथ, सतोपथ ग्लेशियर क्या दीजिएगा, यहाँ से कौन सी नदी निकली है, तो वो निकली है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी निकली है दोस्तों, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, सतोपथ ग्लेशियर से हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो हम लोग आगे बात करते हैं इसके बाद में दोस्तों। तो भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियों का उद्गम हमें देख रहे हैं शुरुआत में। ठीक है, अब भागीरथी के, अब जो अलकनंदा नदी है दोस्तों, इस अलकनंदा नदी से कई सारी नदियाँ मिलती हैं। तो क्रमानुसार आपको ध्यान रखना है। देखो मैं 4 तो आपसे इधर ड्रॉ करने हैं, 4 नदियाँ, यानी 3 नदियाँ ड्रॉ कर लीजिएगा। एक नदी ये हो जाएगी, और दूसरी नदी हम इसे कर ले रहे हैं, मतलब 3 लाइन ड्रॉ करिए इधर से, और 1 लाइन ड्रॉ कर लीजिए इधर से, यानी टोटल 4 लाइन आपको दिखानी है यहाँ पर। ठीक है, किस नदी पर दिखानी है ये, तो ये आपको दिखानी है सर अलकनंदा नदी पर। किस पर दिखानी है, अलकनंदा नदी पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अलकनंदा जो नदी है, इससे जो नदियाँ मिल रही हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो आपको ध्यान रखना। सबसे पहली जो नदी है यहाँ पर वो है धौली गंगा, यानी धौली गंगा जो है, धौली गंगा। तो धौली गंगा जो है दोस्तों, वो अलकनंदा नदी से मिलती है। और अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है,
तो ये मिलती है विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। यानी धौलीगंगा नदी जो है अलकनंदा नदी से मिलती है, तो कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी नंदाकिनी नदी जो है दोस्तों, नंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में, ठीक है। नंदाकिनी नदी कहाँ मिल रही है दोस्तों? नंद प्रयाग में मिलती है। और नंद प्रयाग जो है ये भी कहाँ है? तो मतलब हम कहते हैं अलकनंदा नदी के तट पर ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये होगा नंद प्रयाग भी ये उत्तराखंड में ही है। ये सब कहानी हम उत्तराखंड के संबंध में समझ रहे हैं। हालांकि ये भारत की नदियाँ पढ़ाते हैं तो हमें डिटेल में पढ़ाना चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदी जो है वो गंगा नदी है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। तब जा करके अन्य जो नदियाँ हैं उनको हम क्या कर सकते हैं कि समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, थोड़ा इसको समझिएगा। और यहाँ से प्रश्न पूछता भी है आजकल, तो थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये जो नदी है इसका नाम है पिंडारी नदी। क्या नाम है इसका? पिंडारी नदी। तो नेक्स्ट नदी कौन सी है दोस्तों? पिंडारी नदी है। और पिंडारी नदी जो है वो कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है उत्तराखंड में ही कर्णप्रयाग में। कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। कर्णप्रयाग में क्या है? ये जो नदी मिलती है, ध्यान रखिए, ठीक, कर्णप्रयाग में। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे जो नदी है इस नदी का नाम मंदाकिनी नदी है। क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी जो है वो कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। ये भी जो घटना है ये कहाँ की है? ये भी उत्तराखंड से ही संबंधित है, तो उत्तराखंड में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं आपसे कि अलकनंदा नदी जो है इसकी उत्तराखंड में कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से धौलीगंगा है, नंदाकिनी है, पिंडारी है और मंदाकिनी है। तो जो धौलीगंगा नदी है ये भी उत्तराखंड में ही मतलब उद्गमित होती है और उत्तराखंड में ही अलकनंदा नदी से मिल जाती है, जिसका नाम कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। फिर उसके बाद में हम देखें नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलती है, पिंडारी नदी कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। और मंदाकिनी नदी कहाँ मिलती है दोस्तों? तो ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिल जाएगी? रुद्रप्रयाग के अंतर्गत मिल जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, जो जो गंगोत्री है और ये सतोपथ है, तो गंगोत्री सतोपथ है तो यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी और अलकनंदा। अब ये दोनों नदियाँ जो हैं ये दोनों कहाँ मिलती हैं दोस्तों? तो ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलेंगी? तो देवप्रयाग में जाके मिलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि गंगा नदी जो है वो देवप्रयाग से जब आगे बढ़ेगी, देवप्रयाग से जब आगे बढ़ती है तब इसका नाम अब दोस्तों क्या निकल के आएगा? अब निकल के आएगा गंगा। क्या निकलेगा दोस्तों? गंगा निकल के आएगा। तो गंगा नदी का नाम गंगा कब पड़ता है? तो देवप्रयाग से आगे जब ये बढ़ेगी दोस्तों तब ये गंगा कहलाती है, ध्यान रखना है, तब गंगा। इसका मतलब यह हुआ कि गंगा क्या है? गंगा भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा जब मिल जाएगी तब जाके वो क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। और इससे पहले वो गंगा नहीं कहलाएगी, ध्यान रखना है। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा है, लेकिन अब अलकनंदा की सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके अलावा हम एक चीज़ और चर्चा कर लेते हैं यहीं पर ही। एक नदी और है दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है इसके अंतर्गत। एक नदी और कौन सी है? वो रखना भीलंगना नदी, है ना। कौन सी नदी है? भीलंगना। तो भीलंगना नदी भी उत्तराखंड में ही है ना, किससे मिलती है? भीलंगना। भीलांगना। तो भीलांगना नदी जो है ना, भीलांगना। तो भीलांगना नदी भागीरथी नदी से मिलती है टेहरी में। कहाँ मिलती है दोस्तों? टेहरी। तो टेहरी एक जगह है और टेहरी जो बांध है, टेहरी बांध, टेहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो वो कौन सी दो नदियां हैं दोस्तों? तो वो नदियां कौन सी हो जाएंगी दो? तो ध्यान रखना, भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित जो बांध है उस बांध का नाम टेहरी बांध है। तो टेहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। तो यहाँ पर ये जब जो धाराएं निकल के आती हैं तो ध्यान रखना इस तरफ टेहरी बांध ना होकर कहाँ पर है? भागीरथी नदी के तट पर। और भीलांगना नदी जब दोनों मिल जाती हैं तब वहाँ पर एक बांध बनाया गया है, इसी बांध का नाम टेहरी बांध है। जब बांध हम पढ़ाएंगे डिटेल में तो वहाँ आप देखना। फिलहाल यहाँ पर हम थोड़ा सा दिखाते चले जा रहे हैं कि हाँ टेहरी बांध भी कोई है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है उससे भागीरथी नदी निकल रही है और सतोपथ से अलकनंदा निकल रही है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों का मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं। और देवप्रयाग से जब ये आगे दोनों संयुक्त धारा बढ़ती है इनकी तब गंगा नदी कहलाती है। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न और आपके सामने आता है कि पंचप्रयाग किसे कहते हैं? पंचप्रयाग, पंचप्रयाग किसे कहते हैं आपसे पूछ सकता है। तो पंचप्रयाग में कौन कौन चीज़ें शामिल होती हैं हम उसको समझते हैं थोड़ा सा। पंचप्रयाग, ठीक, पंचप्रयाग को आप समझो थोड़ा सा।
इसी में आपको समझा दे रहा है पंच प्रयाग के बारे में। आप इसको, इस मैप को आप बना लीजिएगा अच्छी तरीके से, और कोई डाउट है तो बताइएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपके कमेंट ले लूँगा, पूछूंगा आपसे तब, तभी आप कमेंट करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करिएगा, पहले समझ लीजिएगा, ठीक। हाँ, कोई भी डाउट रहता तो हम बाद में कमेंट ले लेंगे। अभी जैसे ही हम थोड़ा सा पूरा करते हैं इसको, उसके बाद आपसे पूछेंगे, बताओ कोई डाउट है तो, ठीक। तब देख लेंगे। तो पंच प्रयाग में दोस्तों कौन कौन सी चीज़ हो जाएंगी, तो समझिए पंच प्रयाग में कौन कौन आएगा। तो पंच प्रयाग में देखोगे तो देखो, सबसे पहले हम देख सकते हैं पंच प्रयाग में, पंच प्रयाग दोनों कर लें। देखो सबसे पहले क्या, देव प्रयाग है। एक नंबर क्या हो जाएगा, देव प्रयाग आ सकता है, देव प्रयाग। यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा है। उसके बाद देखो रुद्र प्रयाग है, रुद्र प्रयाग, ठीक है। और इसके बाद यदि हम दोस्तों बात किया जाए तो कर्ण प्रयाग है, यानी कर्ण प्रयाग भी किस में आएगा, पंच प्रयाग में आएगा। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो आप देखिएगा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग भी क्या है, पंच प्रयाग के अंतर्गत ही आएगा। और साथ ही इसके, तो नेक्स्ट देखते हैं विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग भी दोस्तों क्या है ना, पंच पंच प्रयाग, पंच प्रयाग में आएगा। अब देव प्रयाग में कौन सी दो नदियाँ आके मिलती हैं, है ना, चूँकि नदियों का संगम कहीं ना कहीं देखा जाए ये में हो रहा है, तभी ये पंच प्रयाग के नाम से जाने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अगर मिल रही हैं इनको तो देखिएगा देव प्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं सर, भागीरथी, भागीरथी नदी और अलकनंदा, अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ जो है वो, है ना, कहाँ मिलती हैं, देव प्रयाग में मिलती हैं, आपको ध्यान रखना है। इसलिए पंच प्रयाग में देव प्रयाग आ जाता है। जबकि रुद्र प्रयाग की बात यह है दोस्तों, तो रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा, यानी कि मंदाकिनी नदी जो है और अलकनंदा जो नदी है, अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ आपस में मिलेंगी तब वो रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती हैं। तो ये भी क्या है, पंच प्रयाग के अंतर्गत आ जाएगा। कर्ण प्रयाग की बात की जाए दोस्तों, तो पिंडारी नदी जो है वो मिल रही है ना, अलकनंदा नदी से। इसका मतलब ये हुआ कर्ण प्रयाग में, तो हम पिंडारी नदी बना देंगे। तो पिंडारी नदी किससे मिलती है दोस्तों, तो अलकनंदा नदी से। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण प्रयाग हो जाएगा। बात किया जाए, है ना, नंद प्रयाग की, तो नंद प्रयाग में क्या है, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी मिलती है दोस्तों। और नंदाकिनी नदी किससे मिल रही है, अलकनंदा से। तो ये क्या हो जाएगा, नंद प्रयाग हो जाएगा। हम नंद प्रयाग के हिसाब से देख लेंगे, राइट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग कहाँ पर है, तो धौली गंगा है, धौली गंगा, धौली गंगा जो नदी है ये किससे मिलती है दोस्तों, अलकनंदा से। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 5 नदियों का जो समूह है, या 5 जगह जहाँ पर स्थल बन रहे हैं एक दूसरे से, नदियाँ जो है मिल रही हैं आकर के, उन स्थलों को हमने पंचप्रयाग नाम दिया है। तो पंचप्रयाग में आप देख सकते हो ये नाम आएंगे, इनको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है वो कौन सा है, देवप्रयाग है। क्या देवप्रयाग जो है वहीं से क्या है, गंगा का नाम गंगा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ठीक, इतना कर लीजिएगा। अब इसके संबंध में किसी भाई बहन को कोई कोई डाउट है तो पूछिएगा आप, कि कोई अगर कहीं पर दिक्कत हो रही है तो अब देखिएगा आगे हम लोग बात करते हैं, आगे देखिएगा तो कौन सा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से डाउट हो तो बताओ कुछ, बताइए। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ थोड़ा सा, फिर हम लोग क्या करते हैं, गंगा नदी के बारे में ही अभी थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कोई डाउट नहीं है ना किसी का, कमेंट करिएगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। अंजलि शर्मा नहीं है, ओके और कोई विद्यार्थी, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। कोई भी डाउट हो तो आप छोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम पढ़ लेंगे फिर देख लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि गंगा नदी की पहले विशेषता देखेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो अब आप चित्र इसी हिसाब से बना चले जाना है। आपको अगर ड्रॉ करना है चित्र पूरा तो आप बना लीजिएगा इस हिसाब से मैप। इसे और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब गंगा को हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक। गंगा बनाते हैं, देखो अब गंगा नदी जैसे यहाँ से आएगी तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं, गंगा नदी। अब यहाँ से गंगा कहलाएगी, आपको मैं बता दिया था। अब ये गंगा जा रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये गंगा नदी है, गंगा। अब ये गंगा नदी जो है वो इस तरह से यहाँ से जाएगी, ठीक। तो थोड़ा समझ लीजिएगा आप गंगा नदी के बारे में, ये गंगा हो जाएगी। तो देखो अब गंगा नदी जो है ना, इसके बारे में क्या क्या विशेष बिंदु हो सकते हैं वो आप करिएगा सबसे पहले। तो सिर्फ गंगा नदी डालिए हेडिंग, और उसमें क्या है जो विशेषताएं उनको समझते हैं हम लोग, ठीक है तो देखिए समझो, इधर हम डाल रहे हैं गंगा नदी, ठीक, यहाँ कर लीजिएगा।
गंगा नदी। अब जैसे जब भी कोई नदी पढ़ोगे तो आपको तीन चीज़ें इस नदी में कॉमन रखनी है, तीन चीज़ें, ठीक है। तीन चीज़ें कौन कौन सी कॉमन रखनी है दोस्तों, तो समझो। देखो, सबसे पहला जो बिंदु आपको ध्यान रखना है, नदी के अंतर्गत जब भी पढ़ोगे कभी भी नदी, आप हमसे पढ़े या किसी से भी पढ़े, कोई भी सर पढ़ा रहे हो आपको, तो आपको ध्यान रखना है। अगर मुझे जो लगता है समझने के दृष्टि के हिसाब से सबसे बेहतर तरीका होता है कि कोई भी नदी पढ़नी है तो तीन चीज़ें हमें कॉमन रखनी है। यानी नदी का उद्गम स्थल क्या है, नदी का मुहाना क्या है, और उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं। अगर ये तीन हमारे सामने क्लियर बिंदु रहेंगे तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा रायता नहीं फैलाना है कि इधर उधर से कहीं से कुछ भी कंटेंट करके ऐसे मिक्स कर दिया, नहीं। कोई भी नदी पढ़ेंगे और उन नदी में तीन क्वेश्चन के आंसर देखेंगे हम लोग। उद्गम क्या है, मुहाना क्या है और सहायक नदी क्या है। जब ये तीनों क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में उस नदी के संबंध में कुछ भी विशेष बिंदु रहेगा तब हम क्या करेंगे, विशेष बिंदु डाल करके हेडिंग वहाँ लिख देंगे। तो हम जो भी नदियाँ पढ़ेंगे तो नदियों में पढ़ने में सिर्फ चार हम बिंदु यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। उसी के हिसाब से पढ़ते चले जाएंगे। देखो समझो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी की बात कर रहे हैं। तो गंगा नदी का जो उद्गम है ना, तो गंगा नदी का उद्गम क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ सतोपथ नहीं आएगा, जो गंगोत्री में नहीं माना जाता है, जो मेन नदी इसमें वैसे अलकनंदा भी है और ये भी है, हम दोनों मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी नदी भागीरथी नदी है, तो दोनों जब मिल जाती हैं तब गंगा कहलाती है। दोनों के ही नाम क्या है ना, हटा दिए जाते हैं, एक नया नाम दे दिया जाता है, तो ये हो जाएगा। तो गंगोत्री ग्लेशियर से क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम है, गंगोत्री ग्लेशियर। अब ये गंगोत्री ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में क्या है, ये गंगोत्री ग्लेशियर ध्यान रखना है, उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। यानी किस जिले से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, तो उत्तरकाशी जिले में है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा, ठीक। इतना कर लेंगे। अब बात करते हैं वही क्या सर, इसका मुहाना, इसका मुहाना कहाँ पर है, तो ये मुहाना कहाँ बनाती है आपको पता होना चाहिए। तो ये मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, मुहाना बनाती है। ये जो अगर मैं दिखाएं आपको तो ये क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि यहाँ से निकलेगी, निकलेगी तो गंगा जैसी आगे बढ़ती है, तो गंगा देवप्रयाग से जब बढ़ेगी आगे तब ये गंगा कहलाती है। तो गंगा एक्चुअल में हम इसका जो उद्गम बिंदु माना है वो किसे माना गया, गंगोत्री को, तो गंगोत्री ये वाला हो जाएगा। तो मैंने वही यहाँ दिखाया है, गंगोत्री से निकलती है, ये हो जाएगा। अब वही स्थिति फिर कि सर इसकी सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दी हैं गंगा की, कि गंगा की जो सहायक नदियाँ अगर आप देखोगे तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, तो यमुना है। कौन सी हो जाएगी, यमुना हो जाएगी। हालांकि क्रम आपको ध्यान रखना, उसी हिसाब से हमें पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रहे थे उसी हिसाब से। तो गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो यमुना हो जाएगी, यानी यमुना गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा रामगंगा गंगा की सहायक नदी थी, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा गोमती, गोमती भी क्या है, गंगा की सहायक नदी थी। और इसके अलावा घाघरा क्या है, गंगा की सहायक नदी थी। और गंडक गंगा की सहायक नदी थी। और टॉन्स गंगा की सहायक नदी थी। और सोन गंगा की सहायक नदी थी। यानी उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों एक नदी और नोट कर लेना, करमनासा नदी। यानी करमनासा नदी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, ये ज़्यादा पूछी गई है करमनासा। तो करमनासा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की ही सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी प्रमुख रूप से। हालांकि मैंने फ्लो चार्ट जब शुरुआत में बना दिया है, जब उत्तर प्रदेश की नदियाँ पढ़ते थे तो उनका जो फ्लो चार्ट है वो उस हिसाब से रहेगा। लेकिन अब क्योंकि गंगा के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो गंगा की सहायक नदियों के हिसाब से आपको देख लेना है। क्योंकि गंगा यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। साथ में प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण के पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ भी क्या हो जाती हैं, गंगा की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। तो हम उसके हिसाब से इसे लगा लेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा। तो गंगा की सहायक नदियों के हिसाब से क्या है हम देख लेंगे इसको। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, मैंने ये आपको दिखा दिया, इसे मैं हटा दे रहा हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो बस समझने की कोशिश करिएगा गंगा के संबंध में, इतना तीन बिंदु तो हमें सब में कॉमन रखना है ये। अब हम बात करते हैं विशेष बिंदु की, यानी गंगा में विशेष बिंदु क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, विशेष बिंदु। तो सबसे पहला विशेष बिंदु यही होगा कि जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी गंगा कब कहलाती है, तो ध्यान रखना गंगा कब कहलाती है, यानी हरिद्वार, हम क्या कहते हैं हरिद्वार, यानी हरिद्वार जो है वो क्या है, गंगा नदी के तट पर स्थित है, आपको ये कह सकते हो। तो हरिद्वार यानी कि देवप्रयाग से जैसे ही वो आगे निकलेगी, तो देवप्रयाग से आगे निकलेगी तो यहाँ पर क्या पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हरिद्वार आ जाएगा, उत्तराखंड में हरिद्वार। तो गंगा पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार से। हालांकि गंगा गंगा कहलाती है तो देवप्रयाग के बाद में, है ना। तो गंगा
मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग, तो मैदानी भाग में प्रवेश करेगी तो वो कहाँ से करती है, तो हरिद्वार से, हरिद्वार के तुरंत बाद मैदानी भाग लग जाएगा, तो हम कह देंगे गंगा मैदानी भाग से प्रवेश करती है। अब गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है, तो इसको तुम पहले शुरुआत में कर लीजिए या बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गंगा का नाम गंगा का पड़ता है, यानी देवप्रयाग के बाद, यानी देवप्रयाग के बाद, है ना, गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है, गंगा, यानी देवप्रयाग के बाद क्या, गंगा का नाम गंगा हो जाता है, ध्यान रखिए। उससे पहले ये क्या थी, भागीरथी, अलग उसमें भी थी, और जबकि हम बात कर रहे हैं किसकी, तो ये मतलब अलकनंदा जो है वो अलग हो जाती है, ठीक है। तो सभी लोग क्या करिएगा, कोई मतलब डाउट हो तो बताते चलिएगा, साथ साथ करते चलिएगा। तो हरिद्वार मैदानी भाग से प्रवेश करेगी, देवप्रयाग मतलब के बाद ये गंगा से मतलब गंगा कहलाती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अब क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ेगी गंगा, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। किस में करेगी, उत्तर प्रदेश में। तो मैं सीधे यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ कि सर गंगा जो है ना सर, गंगा गंगा कितने राज्यों से मतलब प्रवाहित होती है, गंगा जो है वो कितने राज्यों से प्रवाहित होती है और कितने देशों से प्रवाहित होती है। मैं दोनों शब्दावली ले रहा हूँ, कितने राज्यों से और कितने देशों से, तो ये दोनों कर लीजिएगा, देशों से, राज्यों से, देशों से। तो आपको ध्यान रखना है कितने राज्य होते हैं दोस्तों, तो 5 राज्यों से गंगा प्रवाहित होती है और 2 देशों से गंगा प्रवाहित होती है, ठीक है। 5 राज्यों से और 2 देशों से। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, वो 5 राज्य क्रमानुसार आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा। तो 5 राज्यों में देखो, सबसे पहला उत्तराखंड से ही निकल रही है, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तीसरा हो जाएगा झारखंड, चौथा कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, और 5वां क्या हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो 5 राज्यों से क्या है, गंगा जो है ना, बहती है 5 राज्यों से, यानी भारत के 5 राज्यों से क्या हो रही है, गंगा जो हो रही है वो प्रवाहित होती है 5 राज्यों से। 5 राज्य मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप देख सकते हो, और 5 को ध्यान रखना है। इस नदी को ही केवल मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, बाकी किसी में नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा ज़रूरत है इसलिए बता रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी विद्यार्थी क्या करिएगा, थोड़ा सा बस धैर्य बना के सुनते रहिएगा, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं देशों की। तो गंगा जो है कितने देशों से प्रवाहित होती है दोस्तों, तो 2 देशों से, एक तो भारत है और एक क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, यानी भारत से और बांग्लादेश से क्या होती है, प्रवाहित होती है, बांग्लादेश से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, बांग्लादेश, यानी कि गंगा जो है वो भारत से प्रवाहित होती है और बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर जो गंगा है ना, गंगा गंगा की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई वो पता होना चाहिए कितनी है, 2525 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है, 2525 किलोमीटर, यानी गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। तो यहाँ प्रश्न जो है ना आपको ये लगाना है कि गंगा जो है ना भारत में कितना प्रवाहित होती है, गंगा जो है ना भारत में कितना प्रवाहित होती है, ये आपको देखना है। गंगा भारत में कितना प्रवाहित होती है, तो आपको ध्यान रखना है गंगा कितना प्रवाहित होती है भारत में, तो 2510 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितना होती है, 2510 किलोमीटर। जबकि बांग्लादेश में कितना प्रवाहित होती है, तो 15 किलोमीटर होती है। कितना होती है, 15 किलोमीटर प्रवाहित होती है, ध्यान रखना है। तो गंगा है ना भारत में 2510 किलोमीटर प्रवाहित होती है, जबकि बंगाल में 15 किलोमीटर प्रवाहित होती है, हम इसे लगा देंगे। ओके, तो सभी दोस्त क्या करिएगा, समझते रहिएगा, इसको देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब आगे देखोगे तो आगे क्या विशेष बिंदु यहाँ बन के आ सकता है। अब उत्तर प्रदेश के बिहार पर हम इसे समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये तो हमने किस आधार पर देखा, भारत के स्तर पर देख लिया गंगा को, ठीक है, भारत स्तर पर। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो 5 राज्यों से प्रवाहित हो रही थी, इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश को हमें देखना है। उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि उत्तराखंड में कैसे कैसे इसका सिस्टम था, वो सारा कुछ बता दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश से क्या होगी, गंगा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रवाहित हो, तो सबसे पहली बात यह है कि सर गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है और कितने जिलों से प्रवाहित होती है। गंगा उत्तर प्रदेश में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो आपको ध्यान रखना है गंगा कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो 1450 किलोमीटर, यानी गंगा जो है वो कितना प्रवाहित होती है दोस्तों, 1450 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यानी गंगा उत्तर प्रदेश में कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है, तो 1450 किलोमीटर प्रवाहित होती है, हम इसे लगा देंगे, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब 1450 किलोमीटर प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से, कितने जिलों से प्रवाहित होती है, कितने जिलों से, है ना। तो आपको ध्यान रखना जिले कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 28 जिलों से। कितने जिलों से प्रवाहित होती है, 28 जिलों से, यानी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से गंगा क्या होती है ना, प्रवाहित होती है। 28 जिलों से प्रवाहित होती है। अब ये 28 जिले जो दोस्तों हैं, तो देखो गंगा उत्तर प्रदेश के किस जिले से
मतलब एंट्री करती है, यानी प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से प्रवेश करती है, और गंगा जो है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से निकलती है, यानी निकास बिंदु उत्तर प्रदेश में और प्रवेश बिंदु क्या है गंगा का, इसको और आपको देख लेना है। निकास बिंदु और प्रवेश बिंदु क्या है, तो गंगा का जो प्रवेश बिंदु है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, ये जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है बिजनौर, यानी बिजनौर से क्या करती है गंगा, है ना, उत्तर प्रदेश में, है ना, प्रवेश करती है। क्या करती है, प्रवेश करती है, यानी गंगा जो है ना, बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और ये निकलती है, यानी हम कह सकते हैं ये निकलती किस ज़िले से है, तो बलिया ज़िले से, यानी कि निकास बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों, बलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बलिया, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया है। तो बलिया से ही क्या होती है, गंगा जो होती है वो निकलती है, बलिया से ही क्या होती है, गंगा जो है वो निकलती है। तो गंगा का प्रवेश बिंदु उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा क्या, तब उदाहरण है बिजनौर। क्या हो जाएगा, बिजनौर। और निकलती किससे है, तो बलिया से है। अब टोटल जिले कितने हैं दोस्तों, 28 जिलों से प्रभावित होती है। कितने जिलों से प्रभावित होती है, 28 जिलों से। उत्तर प्रदेश में यह कितना दूरी तय करती है, तो उत्तर प्रदेश में यह कितना दूरी तय कर रही है, तो 1450 किलोमीटर। कितना दूरी तय कर रही है दोस्तों, 1450 किलोमीटर। अब बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस जिले से प्रभावित होती है ना, जैसे इन 28 जिलों में सर्वाधिक गंगा नदी किस जिलों से प्रभावित होती है, किन जिलों से, है ना, सर्वाधिक। तो आपको ध्यान रखना है किन जिलों से प्रभावित होगी दोस्तों, तो किस जिले से होगी, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम बदायूं। क्या जिला है, बदायूं। हमारा एटा कासगंज के पास में ही पड़ जाता है बदायूं। तो बदायूं जिले से सर्वाधिक प्रभावित होती है। ये कहीं मेंशन कर सकते हो कि गंगा नदी किस जिले से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो ये बदायूं जिले से सर्वाधिक प्रभावित होती है ना, गंगा नदी बदायूं जिले से सर्वाधिक प्रभावित होती है, हम ये कह सकते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिहार के हिसाब से यदि आप देखो गंगा नदी के बारे में, तो इतने ही फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। बाकी अब जैसे 28 ज़िले हैं, तो 28 ज़िले में तुम्हें पूरे कराऊँ तो तुम्हारे पेपर की दृष्टि से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारे पेपर में पूछेगा तो इतना ही पूछता है वो कि सर उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से प्रवेश करती है और किस ज़िले से निकलती है, कितने ज़िलों से होकर प्रभावित होती है, सर्वाधिक किस ज़िले से होकर प्रभावित होती है, ये बिंदु आते हैं आपके। ठीक है। बाकी भारत के स्तर पर देखेंगे तो क्या है, 5 राज्यों से प्रभावित होती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। तो ये हम लगा देंगे इसके हिसाब से। ठीक है। अब जैसे बात किया जाए ओवरऑल, जैसे पूरा देखा जाए भारत के हिसाब से कि भारत के किस राज्य में गंगा सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। और सबसे कम किस राज्य में प्रभावित होती है, तो सबसे कम दोस्तों प्रभावित होती है किस राज्य में, तो वो हो जाएगा झारखंड। यानी गंगा जो है सबसे कम प्रभावित किस में होती है, झारखंड में होती है। इतना आपको कर लेना है। गंगा नदी, है ना, सबसे कम किस राज्य में प्रभावित होती है, झारखंड में। बाकी मैंने विश्व स्तर के हिसाब से बताया था आपको कि देशों में 2 बहती है, बांग्लादेश में और भारत में। ये अपना मुहाना बंगाली खाड़ी में बनाती है। ठीक है, ये जानते हो आप लोग किस नाम से कैसे क्या है, तो वो जब भारत की नदियाँ पढ़ाएंगे तब थोड़ा चर्चा देख लेना। अभी हम क्योंकि उत्तर प्रदेश के आधार मान करके नदियों को पढ़ा रहे हैं, तो इतना डिटेल करेंगे तो घंटा पर इसी में निकल जाएगा। इसलिए क्या है, सिर्फ हम क्या करेंगे, इतना ही हम इसके संबंध में जानेंगे, उत्तर प्रदेश के हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब कुछ और फैक्चुअल डाटा है थोड़ा सा, उस फैक्चुअल डाटा को और ले रहे हैं दोस्तों, तो आप कर लीजिएगा उसको। और गंगा के संबंध में ही 1-2 फैक्चुअल डाटा और है, वो लिख लीजिएगा। कौन सा फैक्चुअल डाटा है वो लिखो। ठीक है, देखिएगा और क्या क्या फैक्चुअल डाटा हो सकता है गंगा के संबंध में, तो आप लिखिएगा सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें लिखो सबसे पहले, देखो आपको पता होना चाहिए गंगा जो है ना स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता रखती है ना, स्वतः शुद्धिकरण। तो ये कैसे हो जाता है, तो ले लीजिए इस बात को, गंगा स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता रखती है। स्वतः शुद्धिकरण, गंगा स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता रखती है, की क्षमता रखती है। तो ये स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता जो है ये किस कारण है, ये बताओ। गंगा नदी स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता रखती है, तो ये किस कारण से है, ये आपको बताना है। बताओ, गंगा नदी स्वतः क्या करती है, शुद्धिकरण की क्षमता रखती है, तो ये कैसे है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक वायरस है, एक वायरस, उस वायरस का नाम क्या है दोस्तों, तो बैक्टीरियोफेज है। क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज नामक जो वायरस है, इस वायरस के चलते क्या है, गंगा स्वतः क्या हो जाती है ना, पवित्र हो जाती है। कहते हैं गंगा पवित्र नदी है।
और भारत की राष्ट्रीय नदी भी क्या है, गंगा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि गंगा के अंतर्गत क्या है, एक वायरस पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, और ये बैक्टीरियोफेज क्या कर देता है, गंगा को स्वतः कर देता है। मतलब हम कभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा से गंगा जल लेकर के आते हैं, और उसको हम क्या कर देते हैं दोस्तों, उसे हम अपने घर में, है ना, अपने जहाँ पर भी हमारा पूजा घर होता है वहाँ रखते हैं। और वो गंगा जल जो होता है वो हमेशा एकदम मतलब कभी ख़राब नहीं होता है वो जल। लेकिन अन्यथा अगर किसी और जल को हम लेकर के आए तो वो जल जो है हो सकता है कि कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद क्या हो जाता है, ख़राब हो जाएगा। लेकिन गंगा का जल ख़राब नहीं होता है। गंगा पवित्र जो है वो क्यों है, क्योंकि इसमें एक मतलब वायरस पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, जो क्या कर देता है, इसको क्लीन करके रखता है। तो इसलिए क्या गंगा स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता रखती है, तो उसका रीजन क्या हो जाएगा, तो वो यही हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेना है। और इसीलिए यही क्या है, गंगा नदी जो है वो भारत की क्या है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्या है, राष्ट्रीय नदी। तो तुमसे पूछ ले कि भारत की राष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं, तो गंगा नदी को ही कहते हैं। किसे कहते हैं, गंगा नदी को ही कहते हैं। और एक चीज़ और आप जानते होंगे जो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, तो गंगा डॉल्फिन जो है वो भी क्या है, गंगा में ही पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन जिसे सूसू डॉल्फिन कहते हैं, क्या कहते हैं, सूसू, क्या बोलते हैं, सूसू। तो गंगा डॉल्फिन या सूसू जो है वो क्या है, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो वो गंगा ही है। मतलब क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी गंगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगी, गंगा डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। तो इतना सारा क्या है, गंगा के संबंध में आपको बात कर लेना है। इसमें एक प्रश्न और आप नोट कर सकते हो, विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान है ना, विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए, ये कर लीजिएगा यहीं पर ही। विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान, विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान, विक्रमशिला, विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान। तो विक्रमशिला राष्ट्रीय जो उद्यान है वो किसके संरक्षण के लिए है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें संरक्षण होता है गंगा डॉल्फिन का ही। ठीक है, यानी सुसु का। तो इसका हो जाता है तो विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, तो भागलपुर में। कहाँ पर है ये, भागलपुर में है। और भागलपुर में कहाँ, भागलपुर कहाँ, बिहार में। तो भागलपुर बिहार में क्या है, विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान है। तो विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, तो ये है गंगा डॉल्फिन के लिए। तो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जो है ये हो जाएगा। ठीक है, कर लेना है। तो गंगा के संबंध में उत्तर प्रदेश को आधार मान करके या उत्तर प्रदेश के व्याप के हिसाब से जो प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों वो इतने ही हैं। तो लगभग जो भी बिंदु बनना है आप देख लीजिए अपने हिसाब से कौन कौन से बनने हैं, बता दिया आपको। गंगा नदी शुरुआत में मैंने आपको बता दिया, इस तरह से हमने यहाँ देखा है पंच प्रयाग कैसे कैसे बने हैं वो। उसके बाद गंगा नदी के बारे में, अब कोई भी नदी हम पढ़ेंगे तो उसमें नदी में क्या आधार रखना है हमको, आधार रखना है उद्गम बिंदु क्या रहेगा नदी का, मुहाना क्या रहेगा, और सहायक नदी क्या रहेगी। तो उद्गम बिंदु गंगा का क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर है। मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदी हमने बता दी आपको। यानी गंगा की सहायक नदी क्या है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, टॉन्स है और सोन है। इसके साथ में दोस्तों करमनासा नदी भी क्या है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, करमनासा को मैं आपको बताऊंगा भी आगे जब आएगी तो डिटेल में बताते चले जाएंगे। अब विशेष बिंदु गंगा के संबंध में देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मैं चार ही देखो हेडिंग बनाई है, जब भी कोई नदी पढ़ेंगे चार हेडिंग डिवाइड कर लो आराम से। ठीक है, ये तो हमें मेन रखनी है, चुटकी बिंदु ये ऊपर वाले तीन रहेंगे, बाकी विशेष बिंदु में सब कुछ रख लेते हैं। तो हमने देख लिया है कि गंगा नदी जो है वो हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हालांकि गंगा का नाम गंगा कब पड़ जाता है, तो देवप्रयाग के बाद क्या है, गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा है ना 5 राज्यों से बहती है, भारत के 5 राज्यों से, और 2 देशों से प्रभावित होती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है ना, झारखंड है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। 2 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, तो 2 देश कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपको बता दिए भारत और बांग्लादेश है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। यानी गंगा कितना किलोमीटर बहती है, 2525 किलोमीटर। लेकिन ये भारत में कितना बहती है, तो 2510 किलोमीटर बहती है। जबकि ये बांग्लादेश में कितनी बहती है, तो 15 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश में यह कितनी बहती है, तो 1450 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश में यह कितने जिलों से बहती है, 28 जिलों से बहती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश किस जिले से करती है, बिजनौर जिले से करती है। उत्तर प्रदेश में यह किस जिले से बाहर निकलती है,
बलिया जिले से बाहर निकलती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रवाहित होती है? तो बदायूं जिले से सर्वाधिक प्रवाहित होती है। तो ये सारे पॉइंट किसके संबंध में हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश के संबंध में हो जाएंगे। सभी दोस्त समझ गए होंगे सारी चीज़ों को। इसके साथ में हमने एक चर्चा और की है किसके बारे में, कि गंगा स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता रखती है, और उसका जो रीजन है वो क्या है? बैक्टीरियोफेज नामक जो वायरस है वो है, यानी गंगा जो है वो अपने आप शुद्ध बनी रहती है। इसके साथ हमने देखा था गंगा में एक क्या है, और गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। तो गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया, गंगा जो है भारत की क्या है? राष्ट्रीय नदी भी है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई थी? ये आप प्रश्न बताओ। ठीक है, आप भी हमसे इंटरकनेक्ट करिएगा, तो आपको प्रश्न बताना है, मैं आपको छोड़ रहा हूँ ये आपके लिए। अभी कमेंट में बताइए ये गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, ये आंसर करो आप सभी लोग। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो गंगा के संबंध में चर्चा कर लिया हमने। अब नेक्स्ट नदी हम ले रहे हैं। ठीक है, वो करते हैं, देखो समझो। तो नेक्स्ट नदी अब कौन सी ले लें? तो गंगा के हिसाब से पढ़ाते हैं पहले। तो यमुना को, चूँकि यमुना की सारी नदी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो अब किसे ले लें? इसको ले रहे हैं, रामगंगा को। यमुना को मैं बाद में पढ़ाऊंगा जब यमुना के हिसाब से यमुना की सारी नदी लगाएंगे तब। ठीक है, तब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। ठीक है, और मैप में भी आप देख सकते हो, मैंने बता दिया आपको। अभी तक तुमने चर्चा किसकी की है? गंगा की है। अब गंगा की सहायक नदी ही क्या है? ऐसे यमुना भी है और रामगंगा भी है। तो हम पहले का ऊपर की जो नदियाँ इन्हें निपटा ले रहे हैं, फिर यमुना को ले लेंगे, यमुना से लिंक करके जितनी भी नदियाँ उनको निपटा देंगे। ठीक है, ऐसे करते चले जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे रामगंगा को। तो सभी दोस्त क्या करिएगा, हैंड डाल दीजिएगा रामगंगा के संबंध में। क्या करिएगा? रामगंगा। तो डालिए हेडिंग रामगंगा। तो लिखो रामगंगा के संबंध में क्या हो जाएगा रामगंगा के बारे में। तो नेक्स्ट है रामगंगा। अब तुम्हारा जो भी तुम नंबर लगाओ उसे कर लेना, मैं तो हैशटैग लगा दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ। रामगंगा। तो रामगंगा में यदि हम देखें तो वही रखना है, बिंदु क्या रखना है आपको? 3 बिंदु। कि सर इसका उद्गम क्या होगा? उद्गम, और इसका मुहाना, इतना ही तो देखना हमको, मुहाना। और इसकी सहायक नदियाँ, क्या हो जाएगा? सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। ठीक है, ये हमको देखना है। तो उद्गम आपको पता है पौड़ी गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल से क्या उसका उद्गम है? यानी कि सहारनपुर से। पौड़ी गढ़वाल जो है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल सहारनपुर मत करना, आप लिख लेना उत्तराखंडी करना। क्या लेना? उत्तराखंड डाल लीजिएगा। यानी कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ? उत्तराखंड से। चूँकि देखो ये धारा जो है ना अलग हो जाएगी, यानी कि सीधे यहाँ से निकल रही है, यानी गंगा से बाद में ये यहाँ पर हो जाएगी, ये हिंडन नदी का उद्गम है ना, वो नहीं करना है। यानी कि आपको ये सही कर लेना है। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? ये लिखते हैं पौड़ी गढ़वाल कहाँ पड़ जाएगा? उत्तराखंड में। इतना कर लीजिएगा, उत्तराखंड में। ये मोहाना कहाँ बनाती है? तो रामगंगा नदी सीधे मोहाना किससे बनाती है? गंगा से बनाती है। और कहाँ बनाती है? कन्नौज में। यानी कि कन्नौज में, कन्नौज में, है ना, या कन्नौज के निकट गंगा से मिलती है। तो मोहाना कहाँ है इसका? कन्नौज में है, गंगा से। किससे है? गंगा से। तो गंगा से क्या करती है? ये मोहाना बनाती है। ठीक है, आपको मैंने मैप में भी दिखाया हुआ था ना, कल बताए थे आपको। ये रामगंगा नदी है, इसका उद्गम बिंदु क्या है दोस्तों? तो ये पौड़ी गढ़वाल है। ये मिलती कहाँ पर है? तो मिलती गंगा में कन्नौज में है। कहाँ मिलती है? कन्नौज में है। तो मैं वही दिखा रहा हूँ आपको, तो ये देख सकते हो। अब वही है, क्या इसकी सहायक नदियाँ हैं? सहायक नदियाँ हमारे पेपर की दृष्टि से कोई नहीं है जो हमें यहाँ लिखनी है। तो आपको क्या करना है, सहायक नदी सबकी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये है अपने आप में क्या है? सहायक नदी खुद ही है। तो हमें इससे क्या मतलब है? हमें सिर्फ इसको अपने हिसाब से ध्यान रखना है, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? इसकी बन जाएंगी। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, रामगंगा नदी में देखा जाए तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे विशेष बिंदु में कर लीजिएगा। विशेष बिंदु, विशेष बिंदु में क्या कर लीजिएगा? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी ही बहती है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी ही बहती है, ये आपको बता देना है। ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा मतलब बहती है, ये आपको कर लेना है। इसके अलावा आपको कर लेना है एक और बिंदु इसमें कर लेना है सोने के अवसाद, यानी उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी जिसमें सोने के अवसाद पाए जाते हैं। सोने के अवसाद, तो सोने के अवसाद किस नदी में पाए जाते हैं? तो रामगंगा नदी में पाए जाते हैं। सोने के अवसाद किस नदी में पाए जाते हैं? रामगंगा में। अच्छा, अंजलि शर्मा का आंसर आया है कि सर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। आपका आंसर सही है। ठीक है, और एक विद्यार्थी और है यदु, यदु भाई स्टडी पॉइंट, है ना, इन्होंने जो आंसर किया है वो भी कहना है 4 नवंबर 2008 को। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने आंसर सही दिया है। बाकी विद्यार्थी आप भी आंसर दिया करो सभी लोग। ठीक है, इंटरकनेक्ट रहोगे उतना ज़्यादा फायदा रहता है। ठीक है, आप शॉर्ट में लिख दिया करो, समझ जाएंगे, सिर्फ सन लिख दियो बस केवल, उससे समझ में आ जाता है कि अच्छा आपने आंसर जो दिया है वो क्या दिया है ना, समझ में आ जाएगा।
आपको पूरा टाइम नहीं देना होता, थोड़ा सा आप दे दीजिएगा समय समय के। तो सोने के अवसाद, अब देखो ये पेपर के लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे लिख लेना IMP क्या है, इंपॉर्टेंट है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है जिसमें सोने के अवसाद पाए जाते हैं, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों, रामगंगा नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, रामगंगा नदी हो जाएगी, ये आपको कर लेना है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो देखिएगा अब आगे बात करते हैं। तो रामगंगा नदी हो गई और सोने के अवसाद के संबंध में ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट नदी हम लोग देख ले रहे हैं। अब नेक्स्ट नदी कौन सी हो जाएगी देखो, तो अब आपको देखना गोमती नदी, कौन सी नदी है, गोमती। तो नेक्स्ट कौन सी देखेंगे, यानी एक नंबर आपने गंगा को स्टडी कर लिया, हमने ये पढ़ा दिया, अब ये पढ़ा दिया, अब कौन सी आ रही है दोस्तों, गोमती। तो अब गोमती नदी के संबंध में पढ़ लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग क्या डालिएगा, गोमती नदी डाल दीजिएगा। क्या डालना है, गोमती नदी। तो गोमती नदी के संबंध में देखो, ठीक है जी, गोमती नदी। तो मैं यहाँ गोमती नदी बना दे रहा हूँ, देखो गोमती नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो गोमती नदी, गोमती नदी, ठीक है। तो गोमती नदी के बारे में वही 3 बिंदु रखने हैं क्लियर। कौन कौन से 3 बिंदु रहेंगे बताओ। तो गोमती नदी का उद्गम क्या होएगा, उद्गम। गोमती नदी का मुहाना क्या होएगा, ठीक है। और गोमती नदी की सहायक नदियाँ यदि कोई है तो वो देखो, और नहीं है तो क्या है, उसे नहीं रखना है। और विशेष बिंदु क्या हो सकता है वो देख लो। ये जब भी कोई नदी पढ़ो कुछ नहीं करना, अपने दिमाग से 4 प्रश्न पूछो। अगर इन चारों प्रश्नों के आंसर तुम दे पा रहे हो तो तुम्हें नदियाँ पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये प्रश्न के आंसर नहीं दे पा रहे हो तो दिक्कत है आपको, आपको नदियाँ नहीं पता है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी क्या करिएगा, इस हिसाब से आपको कर लेना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, उद्गम। तो उद्गम हम देखते हैं नदियों के संबंध में। तो उद्गम में यदि आप देखोगे गोमती नदी का, तो गोमती नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से हुआ है, तो फुलहर झील से। कहाँ से हुआ है, फुलहर झील। और फुलहर झील आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, पीलीभीत जिले में, पीलीभीत। तो पीलीभीत जिले में क्या है, फुलहर झील है, वहाँ से ही क्या है इसका उद्गम हुआ है। फुलहर झील से क्या है ना, गोमती नदी का उद्गम हुआ है। गोमती नदी का उद्गम बिंदु क्या है, फुलहर झील है। और इसका मुहाना दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका जो मुहाना है वो क्या हो जाएगा, तो गाजीपुर। यानी गाजीपुर में क्या है, ये गंगा से क्या करती है, गाजीपुर में गंगा, गंगा से है ना मिलती है। यानी कि मुहाना कहाँ बनाएगी, तो गाजीपुर में गंगा से बनाती है, गाजीपुर में गंगा से बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फुलहर झील से मिलती है। इसकी सहायक नदियों के संबंध में हम बात करें, है ना, तो इसकी सहायक नदियों में आप कर लेना। देखो इसकी 2 नदियाँ सहायक नदी है, सई नदी और कुकरेल, है ना। सई नदी, सई नदी और कुकरेल, कुकरेल, सई नदी कुकरेल। जो सही नदी है इसके आगे लिख लो IMP, है ना, ये पेपर में पूछी गई है। सही नदी किसकी सहायक नदी है, यही पेपर में आई हुई है। तो सही नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना सही नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो हो जाएगी गोमती नदी की। और कुकरेल, जो कुकरेल नदी है वो भी क्या है, इसी की सहायक नदी है। तो सही नदी पूछी गई तो इंपॉर्टेंट हम कर सकते हैं, इसके हिसाब से ये बन जाएगा, ठीक है। तो सही नदी किसकी सहायक नदी है, इसकी हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं विशेष बिंदु की। तो विशेष बिंदु में यदि हम बात करें तो गोमती नदी जो है ना, तो गोमती नदी के तट पर बसे नगर आपको कर लेना। गोमती नदी के तट पर, नदी के तट पर बसे नगर, बसे नगर। तो कौन कौन से नगर हैं जो गोमती नदी के तट पर बसे हैं, कौन कौन से नगर हैं जो गोमती नदी के तट पर बसे हैं, ये आपको कर लेना है। गोमती नदी के तट पर बताओ आप कमेंट बॉक्स में कौन कौन से नगर हैं जो गोमती नदी के तट पर बसे हैं, बताइएगा। तो आपको कर लेना है गोमती नदी के तट पर बसे नगर कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप ले लीजिएगा जौनपुर है और सुल्तानपुर है, जौनपुर, जौनपुर, है ना, सुल्तानपुर, और अगर देखा जाए लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है गोमती नदी के तट पर ही स्थित है ना, गोमती नदी के तट पर ही स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना है गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो। और दूसरा आपको ध्यान रखना है यह जो नदी है वो अत्यधिक क्या है, अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। अत्यधिक क्या है, प्रदूषित नदी। उत्तर प्रदेश की अत्यधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो वो यही है, इसलिए इसे जैविक आपदा घोषित किया गया है। जैविक आपदा, तो जैविक आपदा, आपदा किस नदी को घोषित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है वो गोमती ही नदी है। यानी गोमती नदी को ही क्या किया गया है, जैविक आपदा घोषित किया गया है। तो जैविक आपदा किस नदी को घोषित किया गया है, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी, तो वो नदी हो जाएगी आपकी, है ना, गोमती नदी। गोमती नदी क्या हो जाएगी, गोमती।
तो गोमती नदी के बारे में देखो यही बिंदु आपको बस ध्यान रखना है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। जैसे प्रश्न इंपोर्टेंट हो सकता है तो इसके सामने आईएमपी लिख देना, ये हो सकता है। बाकी सही नदी इंपोर्टेंट है, आईएमपी कर देना यहाँ पर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं तो गोमती नदी का उद्गम बिंदु फुलहर झील है। जब झीलें पढ़ाएंगे तो झीलों में बताएंगे आपको सारी चीज़ें। और ये फुलहर झील कहाँ, पीलीभीत जिले में है। गोमती नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, यानी वाराणसी के पास में गाजीपुर, ठीक है। तो गाजीपुर में क्या करती है, अपना मुहाना बनाती है। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या करती है, मुहाना बनाती है। तो आप देख सकते हो, यानी ये नदी जो है ये वाली, इस नदी का नाम गोमती है। ये निकलती कहाँ से है, फुलहर झील से निकलती है। और ये अपना मुहाना कहाँ बना रही है, गाजीपुर में बना रही है, ठीक है। और एक और यहाँ पर चाहते एक बिंदु लिख लेना यहाँ पर इसके संबंध में। उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी जो मैदानी भाग से निकलती है और मैदानी भाग में ही विलुप्त हो जाती है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी जो मैदानी भाग से उद्गमित होती है, उद्गमित होती है और क्या हो जाती है, और समाप्त भी हो जाती है। तो लेना मैदानी भाग से उद्गमित होने वाली जो नदी है कौन सी हो जाएगी, तो वो भी कौन सी है, गोमती नदी है ना। उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी जो गोमती है ना, जो क्या है, मैदानी भाग से निकलती है और मैदानी भाग में ही मतलब क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ये भी नदी कौन सी, गोमती नदी है। कौन सी नदी हो जाएगी, गोमती नदी, ठीक है। तो इतना हम कर लेंगे किसके संबंध में, इसके संबंध में। आप कह दिएगा इतना। तो देखो अभी तक हमने क्या किया है, गंगा नदी के संबंध में चर्चा कर लिया। अब गंगा की सहायक नदियाँ ही आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो गंगा की सहायक नदियों के अंतर्गत ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यमुना है, रामगंगा है, गोमती है। हालांकि मैंने यमुना को अभी छोड़ रखा है क्योंकि यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं उनको जब आधार मानेंगे तो उनके हिसाब से पूरी पढ़ेंगे हम लोग। अब रामगंगा पढ़ा दिया आपको, मैंने गोमती पढ़ा दिया। अब जो हमारे सामने जो नदी है वो कौन सी नदी आ जाएगी दोस्तों, घाघरा नदी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, घाघरा। तो हम क्या करेंगे, अब घाघरा नदी के संबंध में अध्ययन करेंगे, है ना। घाघरा नदी के संबंध में क्या करें, अध्ययन। और घाघरा आप देख सकते हो यहाँ पर, हालांकि देखो इस तरफ जो नदी है, इस तरफ ये, तो ये शारदा नदी है, सरयू नदी है। तो सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले जो मेन नदी है, मेन नदी कौन सी है दोस्तों, तो ये मेन नदी है घाघरा। तो हम क्या पढ़ेंगे, घाघरा नदी को पढ़ लेते हैं। कौन सी पढ़ लेते हैं, घाघरा नदी को। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा घाघरा नदी, क्या पढ़ना है, घाघरा नदी पढ़नी है। तो डालो हेडिंग घाघरा के बारे में, घाघरा नदी। जो भी आपका क्रम संख्या उसके साथ कर लेना आपको, घाघरा, घाघरा नदी, ठीक है। अब घाघरा नदी में वही 3 बिंदु रखने हैं हमको कि सर उद्गम बिंदु क्या है इसका, उद्गम बिंदु। और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर सर ये मुहाना कहाँ बनाती है, और तीसरा इसकी सहायक नदियाँ कोई हैं तो सहायक नदियाँ देख लेना है, ठीक है। यानी कि ये आपको की बिंदु रखने हैं हर नदी के मतलब संबंध में। तो हम कर लेते हैं इसके संबंध में सर। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, घाघरा नदी का जो उद्गम है वो क्या है ना, वो देख लेते हैं। घाघरा नदी का उद्गम क्या हो जाएगा, हम वो देखते हैं सब सारी चीज़ें। तो लिख लीजिएगा, घाघरा नदी नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से निकलती है, लिख लीजिएगा। यानी उद्गम क्या है इसका, जो ग्लेशियर चाह तो लिख लो, ग्लेशियर कौन सा है, तो वो हो जाएगा मामचा चुंगो, मामचा चुंगो, मामचा चुंगो ग्लेशियर। मामचा चुंगो ग्लेशियर कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर। तो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर ही क्या है, इसका उद्गम बिंदु है घाघरा नदी का, ठीक है। नेपाल और तिब्बत पर ही क्या है, इसका उद्गम बिंदु हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोहान, इसका उद्गम बिंदु, ठीक है। अब बात करते हैं मोहाना की। ये मोहाना कहाँ बनाती है दोस्तों, तो ये बनाती है बिहार में। कहाँ बनाती है, बिहार में बनाती है। किसे मिल जाती है, गंगा से, बिहार में गंगा से मिलती है। तो बिहार में गंगा से मिलती है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। किसकी सहायक नदी हो जाएगी, गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसको देख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों। बात किया जाए इसकी सहायक नदियों के संबंध में, तो घाघरा की सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएंगी, तो आप देख सकते हो। तो एक तो वो शारदा ही हो जाएगी, शारदा। हालांकि घाघरा को हम शारदा भी कह सकते हैं, ना रखिएगा, या इसे सरयू भी कह देना है, सरयू। शारदा या सरयू क्या है, इसकी सहायक नदी है घाघरा की। और राप्ती नदी, राप्ती नदी भी क्या है, इसी की सहायक नदी हो जाएगी दोस्तों। राप्ती नदी भी क्या है, इसी की सहायक नदी है। इसके अलावा छोटी नदी और चौकिया नदी, छोटी नदी और चौकिया नदी जो है ये भी किसकी सहायक नदी है, तो ये भी किसकी सहायक नदी हो जाएगी, तो ये भी गंगा की ही सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। छोटी नदी या चौकी नदी भी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की ही सहायक नदी है, ये बन जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो आगे करिएगा। तो घाघरा नदी के संबंध में उद्गम बिंदु हमने देख लिया,
मामचा चुंगो ग्लेशियर है जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। मोहाना की बात किया जाए तो बिहार में ये मोहाना बनाती है गंगा से। और साथ में सहायक नदियाँ हमने इतनी सारी इसकी देख ली हैं। तो घाघरा के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं, इसी से लिंक कर ले रहे हैं, क्योंकि इसकी जो सहायक नदी है वही तो पढ़नी है हमको। तो इसकी जो सहायक नदी है जो रहती है, कौन सी नदी सहायक नदी है, तो शारदा या सरयू नदी है ना। शारदा या सरयू नदी जो है इसको अब देख ले रहे हैं, शारदा या सरयू नदी। ठीक है, तो आप हेड डाल लीजिए शारदा या सरयू नदी के संबंध में, शारदा और सरयू नदी, है ना। एक प्रश्न और इसके बारे में विशेष बिंदु लिख लीजिएगा, है ना, विशेष बिंदु छूट रहा है। घाघरा का विशेष बिंदु कर लो, उसके बाद उसे कराते हैं, है ना। विशेष बिंदु क्या हो जाएगा, तो तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता है, वो प्रश्न कौन सा है तो वो लिख लीजिएगा। तो वो प्रश्न का नाम है लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है, तो घाघरा नदी है ना। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी जो जिला है और जो बहराइच जिला है, बहराइच, बहराइच, इन दोनों की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वो ध्यान रखना घाघरा नदी बनाती है। ये प्रश्न बन सकता है आपका पेपर में, ये पूछा भी गया है, तो इसको लिख लेना है आपको। यानी लखीमपुर खीरी और बहराइच की जो सीमा बनाने वाली नदी है उसका नाम क्या, घाघरा नदी हो जाएगी। तो घाघरा के संबंध में इतना हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम शारदा के बारे में। किस बारे में पढ़ते हैं, शारदा नदी के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो शारदा के बारे में कर लीजिएगा। तो शारदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो मिलाम ग्लेशियर से, है ना। इसका उद्गम बिंदु लिखना, उद्गम, उद्गम बिंदु, उद्गम क्या है इसका, और इसका मोहाना कहाँ है, मुहाना, मोहाना कहाँ है, ठीक है। और विशेष बिंदु क्या हो सकते हैं वो देख लेना है। विशेष बिंदु, इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी होगी लेकिन पेपर की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना आप कर लीजिए शारदा के बारे में, ठीक है। तो शारदा नदी अभी सुर्खियों में वैसे भी है, 22 जनवरी आने वाला है तो सुर्खियों में है भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। तो शारदा नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है, तो मिलाम, मिलाम ग्लेशियर से। और मिलाम ग्लेशियर भी कहाँ पर पड़ता है, तो धारणा तिब्बत और नेपाल की सीमा पर, तिब्बत और नेपाल की सीमा पर ही क्या पड़ता है, मिलाम ग्लेशियर पड़ता है, ये कर लेना है। ये मतलब मोहाना कहाँ बनाती है, तो बहराम घाट, बहराम, बहराम घाट में। और बहराम घाट कहाँ पड़ता है, बाराबंकी में, बाराबंकी। तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, बहराम घाट है। और बहराम घाट में किससे बनाती है, तो घाघरा से बनाती है। किससे बनाती है, घाघरा से, ठीक है, ध्यान रखना है। यानी घाघरा नदी और शारदा नदी जो है वो एक ही नदी है, ये कर लेना है। विशेष बिंदु की बात किया जाए दोस्तों, तो विशेष बिंदु में देख सकते हो हम अयोध्या, अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो अयोध्या किस नदी के तट पर है, तो सरयू नदी के तट पर ही स्थित है। सरयू या शारदा नदी के तट पर कौन सी नदी स्थित है, मतलब कौन सा शहर स्थित है, तो अयोध्या जो शहर है वो किस पर स्थित हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सरयू या शारदा नदी के तट पर। तो इसका मतलब यह होगा, कभी कभी घाघरा नदी को भी हम शारदा नदी कह देते हैं, ध्यान रखना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब ये नदी मिल रही होती है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ये नदी है मेन, यही तो नदी है, इस नदी को हम बता रहे हैं, इस नदी का नाम घाघरा है, ठीक है, घाघरा है। अब इससे क्या मिल रही है, शारदा, क्या मिल रही है, शारदा, शारदा मिल रही, तो कभी कभी के घाघरा को शारदा भी कह सकते हैं। दूसरा इसी शारदा को क्या बोलते हैं, सरयू कहते हैं। तो सरयू नदी के तट पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयोध्या, क्या हो जाएगा, अयोध्या, ठीक है। और ये कौन सी है, घाघरा है, ये बन जाएगा। अब ये जब ये नदी दोनों मिलती है तो मिलती कहाँ पर है, तो बहराम घाट में, कहाँ मिलती है, बहराम घाट। और बहराम घाट कहाँ पड़ जाता है दोस्तों, तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाएगा। कहाँ पड़ जाएगा, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, बहराम घाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहराम घाट हो जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। घाघरा नदी के संबंध में आपको स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, यानी घाघरा नदी जो है वो इस तरह से क्या है, बन रही है। अब दोस्तों बात करते हैं राप्ती नदी की, क्या बात करते हैं, राप्ती नदी। तो राप्ती नदी का उद्गम, है ना, राप्ती नदी का उद्गम कर लीजिएगा। और राप्ती नदी का मुहाना, क्या कर लेना है, मुहाना। तो राप्ती नदी का उद्गम और राप्ती नदी का मुहाना, और इसके सामने विशेष बिंदु क्या क्या हो सकता है वो कर लीजिएगा, विशेष बिंदु, ठीक है। तो राप्ती नदी के मुहाने की बात किया जाए दोस्तों, यानी पहले उद्गम कर लीजिएगा। तो उद्गम कहाँ से है इसका, तो नेपाल से, कहाँ से है, नेपाल से है उद्गम, ठीक है। पर्टिकुलर नाम नहीं लिखो, बस नेपाल से क्या है, उद्गम है, हम ऐसे कह दे रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। ये मुहाना कहाँ बनाती है, तो मुहाना आपको ध्यान, राप्ती नदी कहाँ बनाती है, तो मुहाना कहाँ बनाती है, बिहार में, कहाँ बनाती है, यानी उत्तर प्रदेश में ही बनाएगी, बिहार में नहीं बनाएगी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में ये अपना मुहाना बना देती है, तो आपको ध्यान रखना, ये बनाती है देवरिया में, बरहज नामक स्थान पर, बरहज देवरिया। तो बरहज देवरिया में क्या है, ये अपना मुहाना बनाती है। नेपाल से उद्गमित होती है मुहाना, बरहज नामक स्थान पर देवरिया बनाती है। विशेष बिंदु में दोस्तों क्या करेंगे, तो पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं गोरखपुर का शोक कहते हैं, गोरखपुर का शोक, गोरखपुर का शोक किस नदी को कहते हैं, तो गोरखपुर का शोक किस नदी को कहते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं किसको, तो राप्ती नदी को कहते हैं। और गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है बताओ। तो गोरखपुर शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो राप्ती नदी के तट पर। किस पर स्थित है, राप्ती नदी के तट पर। तो ये विशेष बिंदु यहाँ पर हो जाएंगे, बस इतना कर लेना है। तो राप्ती नदी जो है उसके संबंध में इतना चर्चा कर लेंगे। तो गोरखपुर शहर राप्ती नदी के तट पर है, और क्योंकि राप्ती नदी बाढ़ लेकर के आती है इसलिए इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, गोरखपुर का शोक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है। जैसे दामोदर नदी को किसका शोक कहते हैं, तो कहते हैं बंगाल का शोक। किसे कहते हैं, बंगाल का। पहले कहते थे, अभी तो नहीं कहते हैं। तो ये सारी चीज़ किसमें आ जाएगी, इसमें आ जाएंगी। अब एक नदी और बची है, उसको देख ले रहे हैं, फिर जो बचेंगी वो नेक्स्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो हमने ऊपर की जो नदियाँ हैं उनके बारे में चर्चा कर लिया है, यानी ये नदी पढ़ा दी मैंने आपको, ये भी पढ़ा दी, ये भी राप्ती होगी, ये राप्ती नदी है, यही ये हो जाएगा। अब बची गंडक नदी। कौन सी नदी बची दोस्तों, गंडक नदी। तो गंडक नदी के संबंध में आप चर्चा कर लीजिएगा, गंडक नदी, ठीक है। तो गंडक के बारे में देख लीजिएगा, गंडक नदी के बारे में देखो, गंडक नदी, गंडक। तो गंडक के बारे में यदि आप देखोगे तो गंडक नदी का जो मुहाना है ना, गंडक नदी अपना मुहाना, यानी कि पहले उद्गमित कहाँ से होती है, उद्गम क्या होगा और मुहाना क्या होगा, ठीक है। और विशेष बिंदु क्या है वो देख लेना, बस इतना कर लेना है। तो गंडक नदी जो है उद्गमित कहाँ से होती है, नेपाल से होती है। कहाँ से होती है, नेपाल से। ये मुहाना कहाँ बनाती है, बिहारम बनाती है। क्या बनाती है, बिहारम बनाती है। और इसके बारे में यदि हम चाहें तो हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि यह जो नदी है, यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश की सीमा। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली जो नदी है काफ़ी हद तक, वो कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों, तो गंडक नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी, गंडक नदी। तो गंडक नदी के संबंध में आपको इतनी मतलब क्या है ध्यान रखना है इतनी चीज़ों के बारे में। तो गंडक नदी के बारे में इतना हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, यानी गंगा नदी की सहायक नदी आप पढ़ रहे थे। तो गंगा नदी की सहायक नदियों में ही हमने जो मेन नदी है ना वो ले ली है आपके सामने। तो उत्तर की जो नदियाँ वो सारी खत्म कर ली हमने, रामगंगा खत्म करा दी है, गोमती करा दी है, घाघरा करा दी, गंडक करा दी है, ठीक है। और अब टॉन्स और सोन भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो वो तो मतलब जैसे यमुना को बढ़ाएंगे तो यमुना से नीचे वो मिलती हुई जा रही हैं इधर, तो वो गंगा से मिल रही हैं। तो उनको क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें जो बचा हुआ डाटा है वो वहाँ पर हम शेयर मतलब क्या करेंगे आपके सामने है ना, प्रेजेंट कर देंगे। तो बाकी चीज़ें क्या है आपको कर लेना है। ये अभी फिलहाल क्या करिएगा, इतना आप मेहनत करके कैसे बनाइएगा। कोई डाउट है वीडियो के संबंध में तो बताओ, कहीं पर भी कोई डाउट है तो बात कर लेना, थोड़ा सा बताओ, बताइएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक दो प्रश्न पूछ ले रहा हूँ आपको, तो प्रश्न बता दीजिएगा, ठीक है। जो आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं है ना, कमेंट में आपको करना है ऑफलाइन में, ध्यान रखिएगा। आप अभी दे पाए तो अभी दे दीजिएगा, नहीं बाद में आप आंसर करिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो बताओ एक प्रश्न बताइएगा, सहायक नदी के बारे में बताना है आपको, सहायक नदियों के बारे में। सही नदी किसकी सहायक नदी है, सही नदी किसकी सहायक नदी है, एक प्रश्न ये बताना है आपको। दूसरा आपको बताना है दोस्तों, ठीक है, हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, ये दूसरा प्रश्न बताना है। तीसरा प्रश्न बताना है दोस्तों, ठीक है, सोने के अवसाद किस नदी में मिलते हैं, सोने के अवसाद किस नदी में मिलते हैं ये बताना है, सोने के अवसाद किस नदी में मिलते हैं। इन 3 प्रश्नों का आंसर आप क्या करिएगा, कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको संचालित कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अलविदा लेते हैं आप सभी से, ठीक है। सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनों का और अपने से बड़ों का ख्याल रखिए, अपने से छोटों का भी रखिएगा। अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए कि आपके साथ कोई व्यक्ति रह रहा हो तो उसे असहज महसूस ना हो, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे यदि आप उसके साथ बैठे हुए हैं तो, है ना। अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना है, अच्छी तरीके से अपने आप को बनाना है, ठीक है। ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, बस आप अच्छे होने चाहिए, खुद को अच्छा बनाना है, दूसरे को नहीं। तुम अच्छे हो जाओगे, दुनिया अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो सभी दोस्त बस लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपकी माँ आपकी आस लगाए बैठी हुई है कि मेरा बाबू सफल होकर के आने वाला है, तो तुम सफल होकर के आने वाले हो निश्चित ही, ठीक है। आपकी एक सीट है वो आपको पूरा लेने वाले हो, तो आप क्या कर लोगे, उसे ले लोगे, कब्जा कर लोगे, ठीक है। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, है ना। आपने इस आप वीडियो में अंत तक रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। तो सभी को क्या है, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।